आज किसान की अर्थव्यवस्था बीज खरीदने से लेकर उपज बेचने तक बाजार पर निर्भर है। खेती में बीज, खाद, रसायन इन पर लागत बढ़ रही है। लगातार एक ही फसल लेना और रसायन के इस्तेमाल से जमीन की उर्वरकता कम हो रही है। अनियमित मौसम और अन्य पर्यावरणीय बदलावों के कारण उपज प्रभावित हो रही है। और इन सभी मुश्किलों से उभरते हुए जो कुछ उपज मिलती है, उसे बाजार में बहुत कम कीमत मिलती है। इसके अलावा केवल गिनी चुनी फसलें लेने से परिवार की खाद्यान्न की जरूरतों के लिए बाजार पर निर्भर रहना पड़ता है। तो इस कृषि पद्धति से खेती में लागत बढ़ने के कारण कर्जा बढ़ रहा है और खाद्यान्न के लिए बाजार पर निर्भरता बढ़ने से परिवार का पोषण प्रभावित हो रहा है। तो क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता है? ऐसा रास्ता जो सर्वसाधारण लाखों करोड़ों किसान तुरंत अपना सके, ऐसा रास्ता जो किसानों की आज की हालत में भी वे तुरंत अमल में ला सके। महाराष्ट्र के विदर्भ प्रदेश में स्थित वर्धा जिला। वर्धा के अलोड़ी गांव में स्थित चेतना विकास यह गैर सरकारी संस्था आत्मनिर्भर कृषि महिला सक्षमीकरण को प्रमुखता देते हुए सन 1978 से काम कर रही है। श्री अशोक बंग और श्रीमती निरंजना मारू यह चेतना विकास की मुख्य आधारशिलाएं हैं। कृषि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा पर्यावरण विज्ञान में उच्च शिक्षा प्राप्त कर इसका उपयोग वह वैकल्पिक खेती के सरल तरीके विकसित कर वह किसानों तक पहुंचाने में जुड़े हैं। इसी से उभरा है आत्मनिर्भर खेती का यह मॉडल, जो निरंजना मारू इन्होंने विकसित किया है, जिसमें वैज्ञानिकता के साथ किसान की पारिवारिक तथा सामाजिक जरूरतों का मेल दिखता है। चेतना विकास के आत्मनिर्भर खेती के दो प्रमुख पहलू हैं। एक, किसान के पास उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग कर खेती करना, जिसमें बाजार से खरीदी हुई चीजें लगभग ना के बराबर हो, और फसलों की जैव विविधता हो, जिस कारण अनियमित मौसम के बावजूद किसान के परिवार की खाद्यान्न की जरूरतें पूरी हो, परिवार को संतुलित भोजन मिलते हुए कुछ नकद मिलने के हेतु भी पर्याप्त उत्पादन हो। छोटे किसान के पास उपलब्ध संसाधन, उसकी जरूरतें, उसकी मर्यादाएं, यह सब ध्यान में रखते हुए चेतना विकास द्वारा आत्मनिर्भर खेती का मॉडल विकसित किया गया है और यह पिछले 9-10 सालों से किसानों के खेतों पे जांचा गया है। आज वर्धा जिले के कई किसान तथा महाराष्ट्र प्रदेश के विभिन्न जिलों के किसान और देश के अनेक प्रदेश के किसान एवं संस्थाएं इस तरीके से खेती कर इससे लाभान्वित हो रहे हैं। इस आत्मनिर्भर खेती के मॉडल के विभिन्न पहलू हम खूब समझेंगे, पर पहले थोड़ा चेतना विकास के इस वैकल्पिक कृषि संसाधन केंद्र के बारे में जान लेते हैं। यह केंद्र 30 एकड़ क्षेत्र में स्थित है। इसमें से आधी जमीन बंजर थी, उस पर कोई फसल नहीं ली जाती थी। इस जमीन को विकसित करने के लिए इसे उपजाऊ बनाते वक्त यह देखा गया कि इसमें कम से कम खर्चा हो, बहुत कम पानी का इस्तेमाल कर या फिर कुछ जगह पर पानी का बिल्कुल इस्तेमाल ना करते हुए विभिन्न पेड़ पौधे, घास, चारे इत्यादि लगाए गए। आज हम इस केंद्र को देखें तो यह जैव विविधता से हरा भरा है और तरह तरह के पंछी यहाँ नजर आते हैं। तो कम खर्चे में बंजर जमीन को कैसे सुधारा जाए, इसका यह उत्तम उदाहरण है। चेतना विकास के कृषि विषयक कार्यक्रम की कुछ विशेषताएं इस प्रकार है। आत्मनिर्भर और जैव विविधता की खेती, उचित स्थानिक बीजों का चयन और इस्तेमाल, मिट्टी और पानी का बहाव रोकने हेतु कम खर्चीले और सरल तकनीकों का विकास, छोटे किसान को लाभदायक छोटे औजारों का संशोधन और विकास, कम पानी में आने वाले तथा सूखी खेती के लिए बागबानी, बांध या मेढ़ों पर बेर के उन्नत प्रजातियों का इस्तेमाल, आंवला, अमरूद, आम, इस पर ग्राफ्टिंग के कम खर्चीले तकनीकों का विकास और उत्पादन में बढ़त के सरल और नैसर्गिक तरीके। यहाँ पे यह ध्यान रखने वाली बात है कि इन सभी में लगातार 3 से 5 साल निरीक्षण करते हुए निष्कर्ष निकाले हैं। अब बात करते हैं आत्मनिर्भर खेती की।
यह मॉडल विकसित करते वक्त यह बातें ध्यान में रखी गई। एक, वर्धा जिले के आम किसानों के पास केवल 1-2 हेक्टेयर जमीन है। जमीन औसतन उपजाऊ है और मुख्यतः सूखी खेती होती है। जून से सितंबर के दौरान लगभग 800 से 1000 मिलीमीटर बारिश होती है। मई महीना सबसे गर्म रहता है और 1-2 हफ्ते अधिकतम तापमान 47 डिग्री तक पहुंचता है। छोटे किसान के पास कम औजार और कम मवेशी रहते हैं। मजदूरों की कमी रहती है और किसान के पास सीमित संसाधन है। किसान के पास निवेश के लिए कम पूंजी रहती है। इन परिस्थितियों में छोटा किसान अगर सोयाबीन, कपास जैसी नकदी फसलें ले तो वह जोखिम भरा है, और केवल परिवार की खाद्यान्न की फसलें उगाए तो फिर बिना नगद अन्य जरूरतें कैसे पूरी करे। तो यह देखा गया कि खाद्यान्न की फसलें और नकदी फसलें दोनों को मिलाना उचित होगा। पर यह फसलों का चुनाव किस आधार पर करें? इसलिए 10 गांवों के किसानों के परिवार से पूछकर यह जाना कि वह भोजन में क्या खाते हैं और भोजन तथा अन्य सामग्री पर उनका कितना खर्च होता है। उसमें यह पाया गया कि परिवार को लगने वाले खाद्यान्न में से 80% फसलें सूखी खेती से मिल सकती हैं। तो इसलिए कपास, सोयाबीन, अरहर ऐसी नकदी फसलें और उसके साथ अनाज, दालें, सब्जियां, मसाले, तिलहन ऐसे कुल मिलाकर 35 से 40 फसलों का चयन किया गया। इन फसलों में नकदी और खाद्यान्न की फसलों के साथ सनई और चारे की फसलें शामिल की गई। आज हम किसान एक ही एक फसल लेने के अधीन हुए हैं, तो हमें 1-2 हेक्टेयर में 35-40 फसलें लेना वास्तविकता से परे लग सकता है। पर यहाँ पे इन फसलों को इस तरीके से लगाया जाता है कि एक फसल के बीच में दूसरी अंतर फसल, मिश्र फसल तथा विभिन्न फसलों का चक्र हो, और इसलिए तकनीकों में कुछ छोटे और सरल बदलाव किए गए हैं। यह हुई फसल के चयन की बात, लेकिन खेती की प्रमुख आवश्यकता है बीज, और बाजार से बीज खरीदना, यानी बाजार पर निर्भरता और महंगे बीज। हाइब्रिड बीजों के कारण किसान अपने बीज स्वयं नहीं रख सकते, जिससे परावलंबन होता है। अनिश्चित मौसम के कारण रोपाई विफल हुई तो दोबारा बीज लेने के लिए अधिक खर्चा होता है। अगर बीज अच्छे ना निकले तो उपज कम होती है। हाइब्रिड बीजों के साथ रासायनिक खाद और कीटनाशक की जरूरत होती है, जिससे खर्चे में बढ़ोतरी होती है। इसलिए चेतना विकास द्वारा कुछ पारंपरिक और प्रचलित बीजों के विभिन्न किस्मों का खेत में परीक्षण किया गया। उसकी कसौटियां इस प्रकार थी: उपज अच्छी हो, कीड़ तथा बीमारियों का प्रतिरोध करने वाली प्रजातियां हो, स्वाद अच्छा हो, और फिर इन किस्मों का किसानों ने अपनी पसंद से चुनाव किया। जमीन ताकतवर हो तो फसल अच्छी होगी, और पिछले कुछ सालों में रसायन का इस्तेमाल और लगातार एक ही फसल लेने से जमीन की उर्वरकता में कमी नजर आती है। इस परिस्थिति में शुरुआत के कुछ साल जैविक खाद की जरूरत होती है, जिससे मिट्टी की संरचना और मिट्टी में मौजूद जैविक पदार्थ में सुधार आए। बहुत से किसानों के पास मवेशी नहीं होते हैं, तो उनके पास अपनी खाद नहीं होती। इस परिस्थिति में उनको दूसरे किसान से गोबर की खाद खरीदनी पड़ सकती है। इसमें यह देखा गया कि सर्वसामान्य परिस्थिति में किसान जितने रुपए की रासायनिक खाद खरीदता है, उतने ही रुपए की गोबर की खाद वह शुरुआत के कुछ सालों के लिए इस्तेमाल करे। खेत के ढलान में बारिश के पानी को बहने से रोकने के लिए खेतों के अंदर मिट्टी के छोटे छोटे समस्तरीय बांध या मेढे बनाई गई। इससे वर्षा का बहता पानी जमीन में रिस जाता है और मिट्टी का कटाव भी रुकता है। इस हेतु अनौपचारिक गांव इंजीनियर किसानों को प्रशिक्षित किया गया। इन बांधों को किसान आसानी से अपने हाथों से या किराए पर लिए गए बैलों द्वारा खींचे गए स्थानिक औजार की मदद से बना सकते हैं। यह पाया गया कि बांधों के कारण छोटी फसल भी आसानी से 35 दिनों तक लंबे सूखे में बिना हानि टिक सकती है, और फिर इन बांधों पर चारे तथा अन्य खाद्यान्न की फसलें भी ली जा सकती हैं। चेतना विकास के इस खेत पर पिछले 10 सालों से इस तकनीक से खेती हो रही है। यह दृश्य चित्र है सन 2014-15 के सूखी खेती के क्षेत्र का। सूखी खेती का यह क्षेत्र 1 हेक्टर यानी 2.5 एकड़ का है। यहाँ की जमीन औसतन उपजाऊ है। यहाँ पे जमीन के ढलान के अनुसार 3 कंटूर बांध बनाए गए हैं।
इस खेत में इस साल 3 ट्रॉली गोबर की खाद डाली गई। यहाँ पे औसतन 1000 मिलीमीटर वर्षा होती है, किंतु इस साल वर्षा कम तथा अनियमित रही। 10-11 जुलाई 2014 को यह खेत कुछ ऐसा था। धूल पर बुआई हो चुकी थी और जमीन में कुछ जगह हल्की नमी होने के कारण कुछ बीज अंकुरित हुए थे। खेत के बीच के इस कंटूर बांध पर वर्षा के अनुपस्थिति में कोई फसलें नहीं थी। यह दूसरा बांध जहां पर खस या वेटीवर की घास हरी दिख रही थी, और तीसरे कंटूर बांध पर के सहजन और ग्लिरिसिडिया के पेड़ों की कुछ समय पहले छटाई होकर उसमें नई टहनियां आई हुई थी। इस बांध पर पिछले साल का खेत का कड़ा बायोमास बारिश में गलने के लिए बांधों पर डाला गया था। खेत की इस सीमा पर जहां ऊंचे हरे पेड़ों की कतार है, जिसके छांव के नीचे फसल आने की कम संभावना है, वहां पे जमीकंद के कुछ कोपले हल्की वर्षा के कारण निकल आए थे। हल्दी के पौध बढ़ गए थे, जो वर्षा के बाद कंटूर बांध के बाजू में लगाए जाने वाले थे। सितंबर 2014 में यह चित्र कुछ इस तरह बदला। इस वक्त यहाँ पे अच्छी वर्षा हुई थी और सारा खेत फसलों से ढका हुआ था। फसलों की संरचना कुछ इस प्रकार थी। 1.5 एकड़ के हिस्से में अरहर के साथ परिवार की खाद्यान्न की जरूरतें पूरी करने वाली फसलें हैं। अरहर की 2 कतारों के बीच में दलहनों की 5 कतारें हैं। अरहर के दोनों बाजू मूंग या उड़द या लोबिया और बीच की 3 कतारें सोयाबीन की है। जलवायु परिवर्तन के कारण सोयाबीन को क्षति पहुंची, तो सोयाबीन को उखाड़कर अगस्त 2014 में यहाँ पे तिल, रामदाना और खेसारी लगाई गई। देर से बुआई होने के कारण यह फसलें अन्य फसलों के मुकाबले पीछे है। इसके अलावा खेत के सीमा पर आड़ी फसलें लगाई गई, जिसमें अंबाड़ी, सनी, बाजरा इत्यादि फसलें हैं। 1 एकड़ के क्षेत्र में कपास की 6 कतारों के बाद अरहर की 2 कतारें हैं और कपास की कतारों के बीच में मूंग, उड़द, लोबिया जैसी मिश्र फसलें हैं। इसके साथ ही जैविक कीट नियंत्रण हेतु बीच बीच में अंबाड़ी, गेंदा जैसे पौध हैं। मिश्र फसलें लगभग समाप्त हो गई है और उसे बैलों का डवरा चलाकर उखाड़कर जमीन में मिलाया जा रहा है, जिससे वह इसी बारिश में गल जाए और कपास को खाद स्वरूप उपलब्ध हो। वेटीवर के इस कंटूर बांध के बाजू में हल्दी के पौध लगाए गए हैं। इसके अलावा धूप छांव वाली इस जगह पर भी हल्दी है। नवंबर 2014 में लगभग सभी फसलों में दाने भरे दिख रहे हैं। अरहर बढ़ गई है और फूलों पर है। कपास की उपज मिलने शुरू हो गई है। पहले बांध पर बैंगन, टमाटर जैसी सब्जियां हैं। दूसरे बांध के आड़े हल्दी बढ़ रही है। तीसरे बांध पर सब्जियों के बेल तथा सहजन फले हैं। जमीकंद अच्छे से बड़ा है। जनवरी 2015 में लगभग सभी फसलें निकल चुकी हैं और खेत में जगह जगह पर सूखा बायोमास दिखाई दे रहा है। इसके अलावा खेत के बांध पर के ये बेर के पेड़ फलों से भरे हैं, जो एक अतिरिक्त पोषण तथा उत्पादन का जरिया है। इस बेर की खासियत यह है कि जंगली बेर के अपने आप उगे पेड़ पर बेर के उन्नत प्रजाति का कलम किया गया है। ऐसी प्रजाति जिसका स्वाद तथा उपज अच्छी है और जो रोग कीट प्रतिरोधक है। अगर हम इस पद्धति की विशेषताएं देखें तो इसमें मिश्रित फसलों के माध्यम से सूरज की रोशनी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया गया, जिसके कारण उपज बढ़ी। खेत सदा हरित आवरण से आच्छादित रहा। शुरुआत में मूंग, उड़द, लोबिया जैसी फसलों से और बाद में अरहर, कपास, तिल ऐसी फसलों से। इन अंतर फसलों के कारण खरपत कम रहती है। यहाँ पे अंतर फसलों के खेत में 2 बार बैलों का डवरा चलाया गया और 1 बार निंदाई करनी पड़ी, तथा कपास वाले क्षेत्र में 4 बार डवरा चलाया गया और 1 निंदाई की गई। इस पद्धति में समय समय पर जमीन को बायोमास मिलता रहा, जिससे जमीन की उर्वरता बढ़ती रही। जैसे शुरुआत में मूंग, उड़द इन फसलों से और बाद में अरहर, कपास इत्यादि फसलों से। मिश्रित फसलों से इस खेत में किसी भी प्रकार के बाहरी कीट नियंत्रण की जरूरत नहीं पड़ी।
गेंदा, रोजेला ऐसी फसलें इसमें सहायक हुई तथा अरहर में ज्वार जैसी फसलों ने पंछियों को आकर्षित किया, जिनके माध्यम से इल्लियां नियंत्रित रही। सन 2014-15 में सोयाबीन, मट इन फसलों का नुकसान हुआ तथा तिल, बाजरा का उत्पादन पंछियों के कारण नहीं मिला। फिर भी इस साल 2.5 एकड़ के इस सूखे खेत से इस प्रकार उत्पादन मिला। अरहर, कपास के साथ विभिन्न प्रकार की खाद्यान्न फसलें मिली और साथ ही 6 महीने तक ताजी सब्जियां भी। यहाँ पे देख सकते हैं कि भले कुछ फसलों को नुकसान हुआ, पर रामदाना जैसी फसलें बहुत अच्छे से आई। अगर हम उत्पन्न के आंकड़े देखें तो हर साल इस खेती से फायदा ही हुआ है। यहाँ पे हम ध्यान में रखें कि इस खर्च में खेत के जुताई से लेकर उपज बेचने तक हर बात की मजदूरी का हिसाब है तथा खुद के बीज, खाद इन सब की कीमत लगाई गई है। यानी कि यहाँ पे ज्यादातर खर्चा अपने पास ही वापस आता है। एक उद्देश्य है स्वावलंबी खेती में, फसल रचना ऐसी हो जैसे आप ये देख रहे हैं। जो ये मेरी खेती की ज़मीन है, इतनी ज़मीन से मुझे खाना भी मिलना चाहिए, पैसा भी मिलना चाहिए, चारा भी मिलना चाहिए और इसी ज़मीन को यहीं पे मिलने वाली खाद भी मिलनी चाहिए। जलवायु परिवर्तन आज की एक सच्चाई है। कौन से समय पे कैसे बरसात आएगी कुछ कह नहीं सकते। हर साल 35 फसलों में से हमारी 5-6 फसलें तो नष्ट हो जाती है, क्योंकि किसी को शायद बारिश ज़्यादा हो जाती है या कम होती है। पर ऐसा होता है कि एक गई तो दूसरी हाथ में रहती है। जैसे यहाँ पे अगर मठ चला गया पर कपास आ जाएगी, इसे वो कम पंक्ति हमारा नुकसान नहीं कर रही है, कोई ना कोई हाथ में कुछ ना कुछ उत्पादन दे जाता है। इसलिए ये पूरी व्यवस्था हमारे लिए एक फसल बीमा है और ये सिर्फ जलवायु परिवर्तन के लिए नहीं या जलवायु के कारण जो असर होते हैं खेत पे उसके लिए नहीं, बाजार भाव में भी जो उतार चढ़ाव आते हैं उसमें भी ये लागू है। जलवायु परिवर्तन के कारण यह साल सर्वसामान्य किसानों के लिए बहुत मुश्किल रहा और सूखी खेती करने वाले किसानों के लिए तो और भी मुश्किल। किंतु चेतना विकास के इस उदाहरण से हम देख सकते हैं कि यह आत्मनिर्भर और जैव विविधता की खेती मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी किसान को तार ही लेगी।